गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने ट्रांसफ़र का मीनिंग बेटा पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 47 कि किस किस चीज़ को ट्रांसफ़र माना गया है। टोटल आपके 8 पॉइंट्स थे। सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। इसके अलावा आपका था मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो 8 पॉइंट्स थे जिनको ट्रांसफर माना जाता है। बेटा बहुत एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 46 एंड 47। बेटा इसमें भी ना काफी सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। अब हम ना उन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं जिनको ट्रांसफर माना नहीं गया है, और क्योंकि बेटा ये ट्रांसफर नहीं है तो याद रखना कैपिटल गेन अराइज करने का सवाल पैदा नहीं होता है। क्योंकि कैपिटल गेन के लिए बेटा दो चीजों का होना बहुत जरूरी था, कैपिटल असेट होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर माना नहीं गया है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है। ठीक है, इसमें से बेटा जो ये ए पॉइंट है ना, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेक्शन 46, और बाकी जो पॉइंट्स है ना, बाकी जो पॉइंट्स हैं बेटा वो सेक्शन 47 का पार्ट है। बाकी सब पॉइंट्स सेक्शन 47 का पार्ट है। तो इस लेक्चर में हम अभी ए पॉइंट डिस्कस करेंगे, थोड़ा लेंदी है, डिटेल में समझेंगे बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनीज ऑन लिक्विडेशन। चलो मेरे साथ हेडिंग बेटा लिखना, ट्रांजैक्शंस नॉट regarded as transfer। अभी हम पढ़ रहे हैं पहले सेक्शन 46। अभी मैं आपको सेक्शन 46 पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा, सेक्शन 46 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन लिक्विडेशन। हेडिंग लिखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन लिक्विडेशन। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझनी है बेटा। बेटा अज्यूम करो एक कंपनी है, एक कंपनी है और ये कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। ये कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ध्यान से समझना है सबने। ये कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, सुनना बेटा। बेटा मुझे एक बात बताओ, किसी भी कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है बेटा, तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है? लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के दो कारण है बेटा। पहला, लिक्विडेटर कंपनी के सारे असेट्स को मार्केट में बेचेगा और असेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज की क्या करेगा? पेमेंट करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अब बेटा इमेजिन करो, सुनो इमेजिन करो, और एक बात शायद आपने और पढ़ी हुई है, एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है बेटा। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे पहले पेमेंट करी जाती है आउटसाइड लायबिलिटीज की, उसके बाद नंबर आता है शेयर होल्डर्स का, और शेयर होल्डर्स में भी पहले नंबर आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का
और फिर नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक पेमेंट हो चुकी है, आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट हो चुकी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो चुकी है। अब नंबर किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ध्यान से समझना बेटा, अब किसको पेमेंट होनी है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होनी है। बेटा कंपनी ना, सुनो ध्यान से बेटा, कंपनी ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट दो तरीकों से कर सकती है बेटा। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट बच्चे दो तरीकों से कर सकती है। कौन से दो तरीके हैं? पेमेंट करने के बेटा दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, ध्यान से सुनना, पहला तरीका क्या है कि कंपनी यानी लिक्विडेटर कंपनी के असेट्स को मार्केट में बेचे, बेच के जो पैसा आए, कैश आए, वो किसको दे दे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? असेट्स बेचने की जरूरत ही क्या है, वो असेट्स ही किसको दे दो? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो ना बेटा, बात खत्म। भाई पहले आप असेट्स को बेचोगे, बेच के पैसा आएगा, वो पैसा दोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बेटर क्या है? वो असेट्स ही किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। बेचने की जरूरत ही नहीं है बेटा। बात समझ आई? यानी दो तरीके हैं बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के। क्या? पहला तरीका है realization of assets by liquidator and distribution of, या फिर इतना 2 मिनट, अब इतना लिखो नहीं तो फिर कंफ्यूज करोगे। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स बाय लिक्विडेटर, या तो लिक्विडेटर क्या करे, मार्केट में सारे असेट्स को बेचे, असेट्स को बेच के कैश आएगा और उस कैश से पेमेंट कर देगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एक तरीका तो यह है। और दूसरा तरीका जो सोखा तरीका है बेटा, इजी तरीका है, वो क्या है? सीधे असेट्स ही दे दो ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा उन्हें रियलाइज करने की क्या जरूरत है? वो असेट्स ही किस में बांट दो? इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दो बेटा। तो दो तरीके हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के। पहला, लिक्विडेटर कंपनी के असेट्स को मार्केट में बेचे, बेच के पैसा आएगा, वो पैसा दे दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और दूसरा तरीका क्या है? असेट्स बेचने की जरूरत नहीं है, सीधे वो असेट्स ही किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सुनना बेटा ध्यान से बच्चे, अब सुनो, इनकम टैक्स एक्ट बेटा क्या कहता है? सेक्शन 46 क्या कहता है बेटा? सेक्शन 46 क्या कहता है कि अगर लिक्विडेटर ने कंपनी के असेट्स मार्केट में बेचे, बेटा लिक्विडेटर ने कंपनी के असेट्स मार्केट में बेचे, सेल करे, सेल को बेटा ट्रांसफर माना जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 47 के हिसाब से। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिक्विडेटर ने अगर कंपनी के असेट्स मार्केट में बेचे तो बेटा इसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। इसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा बेटा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। और कंपनी के हैंड्स में बेटा कैपिटल गेन आ जाएगा। कैपिटल गेन विल अराइज, कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ कंपनी। बेटा कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन आ जाएगा अगर आपने असेट्स मार्केट में बेचे, तो बेटा कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन आ जाएगा, क्योंकि सेल को ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको? अच्छा,
बेटा अब उन्होंने क्या कहा कि अगर अगर कंपनी मार्केट में असेट्स को बेचती नहीं है, वो असेट्स ही किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में, तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बेटा सेल तो करा ही नहीं ना, असेट्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा अंडर सेक्शन 46, नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 46। और बेटा क्योंकि इसे ट्रांसफर नहीं माना गया है तो इस केस में कैपिटल गेन विल नॉट अराइज इन हैंड्स ऑफ कंपनी। बेटा कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। बेटा बात समझ आइए, तो अगर कंपनी मार्केट में असेट्स को बेचती है, ठीक है, तो उस केस में बेटा कैपिटल गेन कंपनी के हैंड्स में आ जाएगा, क्योंकि सेल को ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। बट अगर कंपनी बेचती नहीं असेट्स को, वो असेट्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स में, तो कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 46 के हिसाब से इसे ट्रांसफर नहीं माना गया है अंडर सेक्शन 46। कॉपी करो बेटा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। पहली बात क्लियर हुई, ये हमने अभी किसके लिए पढ़ा है बेटा, कंपनी के लिए पढ़ा है अभी। अब हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर हुआ सबको? आगे चलें। तो बेटा ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको, ये जो दोनों चीजें हमने पढ़ाई हैं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। ये बेटे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कर लिया, कॉपी कर लिया सबने? ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। हेडिंग लिखो, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, यहां पर लिखो फिर से, कंपनी है, कंपनी है और इक्विटी शेयर होल्डर है। ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब बताओ, लिक्विडेशन के टाइम पे बेटा कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है ना। कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, पेमेंट इन फॉर्म ऑफ, पेमेंट कर रही है इन फॉर्म ऑफ। अच्छा सुनो सुनो, ऊपर आओ, ऊपर आओ बेटा। एक बात बताओ, इस वाले केस में बेटा, इस वाले केस में बताना, इस वाले केस में, इस वाले केस में कंपनी ने असेट्स को मार्केट में बेचा था, बेच के पैसा आया था और वो पैसा दिया गया था इक्विटी शेयर होल्डर्स को, है ना। यानी पेमेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश। किस केस में है ये, केस 1 में, है ना, कैश में, प्लस प्लस। सुनो सुनो, अब इस केस में बताओ, इस केस में बेटा, इस केस में आपने असेट्स को मार्केट में नहीं बेचा था, आपने वो असेट्स ही इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। मतलब पेमेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश प्लस पेमेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। बात समझ आई है बेटा? अगर तो आपने असेट्स मार्केट में बेचे हैं तो बेच के पैसा आया, वो पैसा दिया आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, मतलब पेमेंट कैश में हो रही है। अच्छा, अगर आपने असेट्स मार्केट में बेचे नहीं है, वो असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो पेमेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। आपको पता है बेटा, सुनो सुनो,
ध्यान से सुनना बेटा, कंपनी जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है ना बेटा लिक्विडेशन के टाइम पे, ठीक है, तो आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ता है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कंपनी को अपने शेयर्स सरेंडर करने पड़ते हैं बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स कंपनी को क्या करने पड़ते हैं, सरेंडर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं अपने शेयर्स सरेंडर करूंगा और बदले में कंपनी से मुझे क्या मिलेगा, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड असेट्स। तो ये कंसिडरेशन है जो मुझे कंपनी से मिल रहा है फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। याद आता है बेटा कल का कुछ केस, बेटा सरेंडर ऑफ शेयर्स को बच्चे ट्रांसफर माना गया था बेटा, याद करो, रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट। मैंने एग्जांपल लिखवाया था सरेंडर ऑफ शेयर्स का, इसे ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। और क्योंकि बेटा इसे ट्रांसफर माना गया है तो कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा बेटा, कैपिटल गेन विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मैंने सरेंडर करे शेयर्स और बदले में मुझे कंसिडरेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड असेट्स। तो याद रखना, मैंने जो शेयर्स सरेंडर करे थे ना उसे ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47 और मेरे हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज करेगा। पक्का क्लियर हुआ सबको? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं बेटा, वैसे मैंने ये पॉइंट आगे पढ़ाना है आपको। आपको पता है बेटा कैपिटल गेन, मैंने कहा कैपिटल गेन विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। आपको पता है कैपिटल गेन निकालने के लिए ना हमें बच्चे दो चीजों की जरूरत होती है कैपिटल गेन निकालने के लिए। पता है क्या? एक जरूरत होती है कंसिडरेशन की, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, और एक हमें जरूरत होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है बेटा, कंसिडरेशन की और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। सर थोड़ा समझा दो बेटा। समझो, सिंपल बात है। मुझे एक बात बताओ, मेरे को कैपिटल गेन निकालना है बेटा, प्रॉफिट निकालना है। गेन मतलब प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट किसी भी चीज का कैसे निकालते हो? अब जैसे सुनो, मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं बेटा, मैंने अपने शेयर्स क्या करे, सरेंडर, ठीक है, तो कैपिटल गेन आएगा। कैसे निकालोगे बेटा? उन शेयर्स के बदले मिला क्या है ना, माइनस मैंने वो शेयर्स कितने के खरीदे थे, ये प्रॉफिट आ गया। सपोज एग्जांपल लिखना मत आप लोग, मैंने ये शेयर्स, मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मैंने ये शेयर बेटा 10,000 के खरीदे थे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई, 10,000, और मुझे कंसिडरेशन के तौर पे कंपनी से बेटा 15,000 मिला। तो बताओ 10,000 के एक्वायर करे, मिला 15,000, तो कितने रुपए का प्रॉफिट, 5,000 रुपए का प्रॉफिट। तो याद रखना, कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको दो मेन चीजें चाहिए होती हैं, खरीदे कितने के और उनके बदले मिला क्या। मतलब खरीदे कितने के और बिके कितने के, भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो आप इसको, कंसिडरेशन को सेलिंग प्राइस कह लो, बिके कितने के, और ये क्या हो गई, कॉस्ट, खरीदे कितने के। तो इन दोनों को जब माइनस करते हैं ना तो कैपिटल गेन आता है बेटा। बात समझ आ रही है? सुनो 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 जो मैं कहूंगा बेटा, इन शेयर्स की कॉस्ट, खरीदे कितने के, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जितने के खरीदे होंगे बेटा वो आ जाएगी। एक्चुअल परचेज कॉस्ट जितने के भी खरीदे होंगे, 10,000, 15,000, 20,000,
वो आ जाएगा एक्चुअल परचेज कॉस्ट। जितने के खरीदे होंगे बेटा, बेटा दिक्कत है कंसिडरेशन में। वैसे अभी दिक्कत नहीं है, मुझे अपने आप बताओ, चलो मुझे बताओ बेटा, कंसिडरेशन के तौर पे मुझे क्या मिला था? कैश मिला था, ठीक है। अच्छा, कैश के साथ साथ मुझे कुछ असेट्स भी मिले थे, कैश के साथ साथ मुझे कुछ असेट्स भी मिले थे। बस बेटा सेक्शन 46 एक बात और कहता है कि इसमें से माइनस होगा डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 सब क्लॉज सी। ये माइनस करना पड़ेगा आपको। क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं इसका। डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज सी, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके कंसिडरेशन का अमाउंट आएगा। फिर आप कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करोगे, कैपिटल गेन आ जाएगा। करो बेटा, ये लिख लो पहले, फिर मैं आपको जरा डीम डिविडेंड समझाता हूं, समझना ध्यान से। समझे? देखो, आओ मेरे साथ बेटा। वैसे ये डीम डिविडेंड का कंसेप्ट ना हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ना है, लेकिन मैं एक सेक्शन इसका अभी करा देता हूं आपको। 222 क्लॉज सी, डीम डिविडेंड। अब सुनना बेटा, आपको पता है बेटा, ये जो डीम डिविडेंड का सब क्लॉज सी है ना, टोटल बेटा डीम डिविडेंड में ना 5 सब क्लॉजेस हैं, ए बी सी डी ई, 5 सब क्लॉजेस हैं। 222A, 222B, 222C, 222D, 222E। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सी। बेटा सी वाला इसी के ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स by company on liquidation। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनी ऑन लिक्विडेशन। मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ अप इसका देता हूं, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। बेटा अब तो खैर फाइनेंस एक्ट 2020 में, मतलब जो पिछले साल बेटा बजट आया था, उसमें खैर एक अमेंडमेंट आई है, बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई है डिविडेंड को लेके। बट उस अमेंडमेंट से पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं। बेटा अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, जो डिविडेंड होता था ना, डिविडेंड वो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता था। डिविडेंड की इनकम शेयर होल्डर्स के हैंड्स में बेटे एग्जेम्प्ट होती थी, ठीक है। मतलब शेयर होल्डर्स को उस पर टैक्स देना नहीं पड़ता था। इंस्टेड बेटा डिविडेंड की अमाउंट पे कंपनी को टैक्स देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसे हम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा कंपनीज क्या करती थी, कंपनी उस टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए, उस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स से बचने के लिए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो देती थी, बट डिविडेंड के नाम से नहीं देती थी बेटा। कंपनी क्या करती थी, कंपनी को पता था बेटा, कंपनी को पता था कि अगर, सुनो लिखना कुछ मत, लिखना कुछ मत, कंपनी को पता था बेटा कि अगर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया कैश में, ठीक है, तो इस पे हमें देना पड़ जाएगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती थी, डिविडेंड बेटा कैश में देती ही नहीं थी, अलग अलग तरीके ढूंढती थी शेयर होल्डर को बेनिफिट देने के। कैश नहीं देती थी, डिविडेंड नहीं देती थी, डिविडेंड के नाम से नहीं देती थी बेटा। कंपनी अलग अलग तरीके ढूंढती थी शेयर होल्डर को बेनिफिट देने के, और बेटा उनमें से ना एक तरीका ये था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय कंपनी ऑन लिक्विडेशन। तो बेटा अब पता है क्या हुआ,
सेक्शन 22 क्लॉज सी ने कहा कि अगर अगर किसी कंपनी ने अपने लिक्विडेशन के टाइम पे असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे ना, असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, बेटा मैं बात कर रहा हूं इस केस की, मैं इस केस की बात कर रहा हूं। अगर किसी कंपनी ने अपने लिक्विडेशन के टाइम पे असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उसे मान लिया जाएगा बेटा डीम्ड। डीम्ड मतलब क्या होता है? अज्यूम्ड। इसे मान लिया जाएगा डिविडेंड, इसे डिविडेंड मान लिया जाएगा। पक्का? सबको क्लियर हुआ? तो बेटा ऐसे 5 क्लॉजेस बनाए गए हैं, ए बी सी डी और ई। तो उन्होंने क्लॉज सी में क्या कहा? अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपने शेयर होल्डर्स में असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, तो उसे डिविडेंड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बार लिखता हूं बेटा, अगर कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में बेटा क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है? असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन लिक्विडेशन, तो बेटा उन्होंने कहा इसे मान लिया जाएगा डिविडेंड। मतलब ये होगा डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। और बेटा अब तो खैर अमेंडमेंट आने के बाद ये चेंज हो गया है। अब बेटा पहले क्या था, मैंने क्या कहा था, पहले क्या होता था? अमेंडमेंट से पहले शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट होता था और कंपनी को इस पे टैक्स देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब बेटा अमेंडमेंट आने के बाद ना काम इजी कर दिया गया है। जो पहले होता था ना, आज से बहुत साल पहले, वही वापस आ गया है बेटा। क्या? अब ये डिविडेंड बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगा, कंपनी को इस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो अब ये चेंज आ गया है। मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में। फिलहाल बेटा पहले क्या था? अमेंडमेंट से पहले इक्विटी शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट था, कंपनी को देना पड़ता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब अमेंडमेंट आने के बाद ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में ये डीम डिविडेंड क्या होगा? टैक्सेबल। और ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा बेटा? डिविडेंड की इनकम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल है बेटा। तो ये डीम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और कंपनी के हाथ पे बेटा एग्जेम्प्ट हो गया है। मतलब नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज टू बी पेड बाय कंपनी। कंपनी को इस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है बेटा फाइनेंस एक्ट 2020 में। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में डिविडेंड टैक्सेबल होगा बेटा अदर सोर्सेस हेड में, लेकिन कंपनी के हाथ में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एग्जेम्प्ट होगा बेटा। ठीक है, मतलब कंपनी को अब उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बेटा समझ आया जो मैंने कहा? पक्का? अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना बेटा, सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। ये डीम डिविडेंड कितने रुपए का माना जाएगा, कितने रुपए का डिविडेंड डीम्ड माना जाएगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा। अमाउंट क्या होगी? तो उसके लिए मैं आपको ना कंपनी की एक बेटा बैलेंस शीट बनाता हूं। कंपनी की एक बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में ना रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के स्टैंड कर रहे हैं 3 लाख रुपए के। रिजर्व एंड सरप्लस स्टैंड कर रहे हैं 3 लाख रुपए के कंपनी के। ठीक है, और कंपनी ने
असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे ऑन लिक्विडेशन 5 लाख रुपए के। बात समझ आई है बेटा? कंपनी ने लिक्विडेशन पे असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं वर्थ ₹5 लाख। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बेटा हमारे सामने आता है वो क्या आता है, क्या इस पूरे 5 लाख को जितने के असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, क्या उस पूरे को डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा क्या? और क्योंकि वो डीम डिविडेंड है, क्या वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा? क्या पूरे 5 लाख को आप डिविडेंड मान लोगे क्या? तो उन्होंने कहा, सेक्शन 222C ने कहा, पूरे 5 लाख को डिविडेंड माना नहीं जा सकता। बेटा एक बात बताओ, लॉजिकल बात, आप डिविडेंड किस में से देते हो? आउट ऑफ प्रॉफिट्स देते हो। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब जब प्रॉफिट्स ही 3 लाख हैं, तो 3 लाख में से 5 लाख का डिविडेंड कैसे दे सकते हो बेटा? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप 3 लाख के प्रॉफिट्स में से मैक्सिमम डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो 3 लाख ही कर सकते हो। 5 लाख का डिविडेंड आप 3 लाख के प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? इसका मतलब ऑल्दो असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं वर्थ ₹5 लाख, बट उसमें से बेटा डीम डिविडेंड 5 लाख का नहीं माना जा सकता। मैक्सिमम बेटा 3 लाख का डिविडेंड डीम डिविडेंड माना जा सकता है, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, टू द एक्सटेंट ऑफ, पूरा लिख लेना आप लोग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो ऑल्दो असेट्स 5 लाख के डिस्ट्रीब्यूट करे, बट उसमें से मैक्सिमम 3 लाख रुपए ही आपका डिविडेंड माना जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बेटा 3 लाख के प्रॉफिट्स में से 5 लाख का डिविडेंड तो आप दे ही नहीं सकते ना। तो अगर मानना भी है तो पूरे 5 लाख को आप मान ही नहीं सकते। आप मैक्सिमम 3 लाख को डिविडेंड मान सकते हो, और वो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैं इसे ना यहां पर लिख देता हूं। तो डीम डिविडेंड मैक्सिमम कितना माना जाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profits, to the extent of accumulated profits। और accumulated profits ये रहे आपके। तो मैक्सिमम बेटा इतना ही डिविडेंड माना जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो मुझे एक बार समअप कर दो बेटा। उन्होंने कहा सेक्शन 222C में कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपने शेयर होल्डर्स में असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो हम उसे डिविडेंड मान के चलेंगे अंडर 222C, बट मैक्सिमम जो डिविडेंड माना जा सकता है दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उससे ज्यादा का डिविडेंड माना नहीं जा सकता है। पॉइंट बताओ क्लियर? और ये जो डिविडेंड माना गया है ना 3 लाख, ये टैक्सेबल हो जाएगा बेटा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में अंडर द हेड अदर सोर्सेस। कॉपी करो, बड़ी काम की बात आपको बतानी है। क्लियर हुआ बेटा? बेटा मेरी एक बात और सुनना जरा ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5 लाख के असेट डिस्ट्रीब्यूट करे थे, उसमें से 3 लाख, 5 लाख में से ये देखो मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको। अभी कैश को फिलहाल मैं निल कर रहा हूं बेटा, कैश को निल कर रहा हूं मैं, ठीक है। असेट्स पहले बताओ कितने के डिस्ट्रीब्यूट करे? 5 लाख के। उन्होंने माइनस करने को कहा है डीम डिविडेंड अंडर 222C। मुझे जानना है 5 लाख में से डीम डिविडेंड माइनस क्यों करने को कह रहे हैं वो। तो बेटा एक लॉजिकल बात है, ये जो 3 लाख है
ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल हो रहा है बेटा, कौन से हेड में हो रहा है? अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो रहा है। तो आप एक ही इनकम को दो हेड में टैक्सेबल तो नहीं कर सकते ना, डबल टैक्सेशन तो नहीं करोगे ना। तो आप पहले 3 लाख को कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल कर रहे हो, क्योंकि वो 3 लाख इस 5 लाख में बेटा इंक्लूडेड है। बात समझो, 5 लाख का जो ये असेट्स है, इसमें 3 लाख का डीम डिविडेंड इंक्लूडेड है बेटा। तो आप पहले इस 3 लाख को टैक्सेबल कर रहे हो अंडर द हेड कैपिटल गेन, उसके बाद आप इस 3 लाख को टैक्सेबल कर रहे हो अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो बेटा एक ही इनकम को 2 बार तो टैक्सेबल नहीं कर सकते ना। तो क्योंकि ये डीम डिविडेंड ऑलरेडी अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो रहा है, तो यहां से उन्होंने कहा आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कंसिडरेशन बेटा कितना माना जाएगा, 2 लाख रुपए का। और इसमें से आप माइनस करोगे एक्चुअल परचेज कॉस्ट, और वो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। बेटा ये 3 लाख ऑलरेडी अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल हो रहा है ना, तो कैपिटल गेन हेड में दोबारा से तो नहीं करोगे ना, तो वहां से माइनस कर दो, अदर सोर्सेज में शो कर दो। मेरे ख्याल से बेटा पूरा केस ये वाला क्लियर हुआ। ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मेरे को एक बात अभी और करनी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया फर्स्ट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा समझ आ रहा है पूरा। अब सेकंड एक बात और सुनो, छोटी सी बात। ये कंपनी थी, है ना, और ये बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स थे। अब सुनो बेटा, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट करे थे, असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे। कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट करे थे, असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे, है ना। जिसके बदले बेटा बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को अपने शेयर्स क्या कर दिए थे, सरेंडर कर दिए थे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को बदले में अपने शेयर सरेंडर कर दिए थे, है ना। ये केस तो हम पढ़ चुके हैं। अब सुनना बेटा, बेटा अब क्या हुआ, कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे बेटा। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या करा, मार्केट में बेटा जाके, मार्केट में जाके उन असेट्स की बेटा क्या कर दी, सेल कर दी। असेट्स सोल्ड फॉर, से ये असेट्स कितने के थे बेटा, 5 लाख के असेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, है ना। 5 लाख के असेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ये असेट्स मार्केट में बेच दिए इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 8 लाख के। तो फिर से बताओ बेटा, अगर आप असेट्स बेचोगे और वो भी कैपिटल असेट बेचोगे, तो क्या राइज करेगा बेटा, कैपिटल गेन राइज कर जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में फिर से बेटा कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन विल अराइज किसके हैंड्स में, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में बेटा। यानी एक बात समझो बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में ना 2 बार कैपिटल गेन आ रहा है। पहली बार तो जब बेटा उन्होंने अपने शेयर्स क्या करे, सरेंडर, और दूसरी बात जो असेट्स उनको मिले थे, उन असेट्स की जब मार्केट में क्या करी, सेल। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में कैपिटल गेन 2 बार आएगा। पहली बार जब शेयर सरेंडर हुए, और दूसरी बार जब असेट्स की क्या करी, सेल करी। फिर से बेटा एक बात का जवाब दो, कैपिटल गेन निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए बेटा, 2 चीजें चाहिए, मैंने बताया था। पहला क्या चाहिए, कंसिडरेशन मिला कितना, और दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा कितने का, बिका कितने का और खरीदा कितने का। तो बताओ बेटा, ये असेट्स बिके कितने के, 8 लाख, मतलब कंसिडरेशन तो एक्चुअल बेसिस पे आ जाएगा बेटा, जितने का बिका 8 लाख, है ना। अब बताओ इन असेट्स की कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन क्या होगी बेटा? तो उन्होंने कहा इन असेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता है क्या होगी? जो भी इन असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन जो भी इन असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू थी वही मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन आ जाएगा बेटा। तो बेटा एक बात समझना, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में बेटा कैपिटल गेन दो बार आएगा। पहली बार तो जब आपने शेयर्स को क्या करा? सरेंडर, तब आएगा। दूसरी बात जब असेट्स की आपने मार्केट में क्या करी? सेल। पॉइंट समझ आया? कॉपी कर लो इसे। मैं एक चार्ट बना दूं, अब आपको एक चार्ट बनवा देता हूं, उससे रिवाइज करना इजी होगा आपको। चलो पूरे सेक्शन 46 की बेटा एक समरी आपको लिखवाता हूं। ये देखो सेक्शन 46 दो के हैंड्स में, कंपनी और इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में। पहले कंपनी की बात करेंगे फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की। कंपनी और इक्विटी शेयर होल्डर्स। चलो मुझे एक बात बताओ बेटा, कंपनी बेटा दो फॉर्म में पेमेंट कर सकती है। पहले बताओ पहला तरीका तो क्या था? रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। तो अगर बेटा कंपनी असेट्स रियलाइज करती है, मार्केट में असेट्स को बेचती है और बेच के जो पैसा आती है वो देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो बेटा रियलाइजेशन के टाइम पे कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन आ जाएगा बेटा, आ जाएगा कैपिटल गेन। बेचे हैं असेट्स, कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन अगर आपने असेट्स बेचे नहीं, असेट्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, तो बेटा यहां पर कैपिटल गेन नहीं आएगा इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसे ट्रांसफर माना नहीं गया है। इसे ट्रांसफर माना नहीं गया है, और जब ट्रांसफर नहीं है बेटा तो कैपिटल गेन नहीं आता है। ये तो बात हो गई कंपनी की। अब सुनो, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में बताओ बेटा कैपिटल गेन दो पॉइंट ऑफ टाइम पे अराइज करेगा। पहला कब? पहला तो जब इक्विटी शेयर होल्डर्स सरेंडर करेंगे अपने शेयर्स, एक कैपिटल गेन तो तब आएगा, एक कैपिटल गेन तो तब आएगा। और एक जब उन असेट्स की मार्केट में सेल करी जाएगी तो दूसरा कैपिटल गेन तब आएगा, दूसरा कैपिटल गेन तब आएगा। ठीक है, अब सुनो एक दो बातें, इंपॉर्टेंट बातें बेटा। जब इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर सरेंडर करेंगे, अपने शेयर्स लौटाएंगे, तो मुझे दो बातों का जवाब देना कैपिटल गेन निकालने के लिए बेटा। कौन सी दो बातें? कंसिडरेशन किसको माना जाएगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ये बताओगे आप मेरे को, ये बताओगे बेटा। चलो बताओ। जब आप शेयर्स लौटाओगे, ठीक है, तो बदले में आपको क्या मिला? आपको कैश मिला, आपको असेट्स मिले, और इसमें से बताओ क्या माइनस करोगे? डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज सी। ये हो जाएगा बेटा कंसिडरेशन का अमाउंट। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उन शेयर्स की क्या होगी? जो एक्चुअल परचेज कॉस्ट होगी, जितने के खरीदे होंगे बेटा, जो भी एक्चुअल परचेज कॉस्ट होगी। जो भी एक्चुअल परचेज कॉस्ट होगी बेटा। क्लियर? अब बताओ मेरे को एक बात, जब बेटा आप असेट्स को बेचोगे, जब असेट्स को बेचोगे तो बताओ पहले कंसिडरेशन बेटा किसको माना जाएगा? एक्चुअल में बेटा जितने का असेट बिका, जैसे हमारे वाले केस में 8 लाख का बिका तो 8 लाख आ जाएगा,
और बताओ उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? जो भी उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लो, हो गया हमारा सेक्शन 46 हो गया बेटा। कॉपी कर लो। ठीक है, तो कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन एक बार आता है, कब? अगर वो असेट्स की मार्केट में सेल करी तब। ठीक है, अगर असेट्स सेल करे ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को, नो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में बेटा दो बार कैपिटल गेन आएगा। पहली बार कब? जब शेयर सरेंडर करोगे, और दूसरी बार तब जब असेट्स जो आपको मिले थे उनको मार्केट में बेचोगे। बेटा इंपॉर्टेंट है। चलो बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। मेरे ख्याल से सेक्शन 46 बहुत डिटेल में डिस्कस किया है बेटा। 46 सेक्शन के लिए 46 मिनट्स लगे हैं बेटा हमारे। मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।